नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास वाद्य यंत्र पर बात करने वाले हैं, बानम। जी, बानम। ये संथाल समुदाय का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उससे यही लगता है कि ये सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं है। इसकी अपनी एक कहानी है, अपनी पहचान है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। समझेंगे कि इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, ये बना कैसे, इसकी कहानी क्या है और आज इसकी स्थिति क्या है। और ये जानना भी दिलचस्प होगा कि संथाल समुदाय में तो संगीत और नृत्य वैसे ही जीवन का हिस्सा है ना, हर मौके पर। हाँ, बिल्कुल। जन्म हो, मृत्यु हो, शादी हो, फसल बोना हो, काटना हो, हर चीज़ संगीत और नृत्य से जुड़ी है। उनके पास तिरियो यानी बांसुरी, तुमुदक है, तमक है, ढोल, जुनको, सिंघा जैसे कई वाद्य यंत्र हैं। अच्छा, तो फिर बानम में ऐसा क्या खास है? ये इतना अलग क्यों माना जाता है? देखिए, बानम लगभग हर त्योहार में बजता है, खासकर जो खेती से जुड़े त्योहार हैं उनमें। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत से लेकर बांग्लादेश तक में आपको मिलेगा। और आपने पहले बताया था कि इसके जो अलग-अलग नाम हैं, टोडरो, धोड़ो, हुक्का, ये इसकी बनावट की वजह से नहीं है। नहीं नहीं, वो नाम दरअसल अलंकरण उसकी सजावट पर आधारित हैं। किस पर क्या नक्काशी की है, कैसा दिखता है। इसीलिए हर बानम बनाने वाले की कला उसमें दिखती है। हर पीस यूनिक होता है। वाह! और बानम नाम का मतलब? संथाली में बाना का मतलब है खींचना और अम मतलब आप या स्वयं। तो बानम हुआ सर्वश्रेष्ठ को अपनी ओर खींचने वाला। नाम में ही इसका महत्व छिपा है। कमाल है। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति की कहानी है वो थोड़ी विचलित करने वाली भी है। 7 भाइयों और उनकी बहन वाली कहानी। हाँ, वो कहानी थोड़ी दुखद है। कहानी यह है कि बहन सब्जी काट रही थी, उंगली कट गई और खून की कुछ बूंदें खाने में गिर गईं। खाने का स्वाद बढ़ गया। और फिर बड़े भाई ने उस स्वाद के लालच में बहन को मारने की योजना बनाई। सबसे छोटा भाई नहीं चाहता था, पर उसे मजबूर किया गया। ओह! और फिर कहानी के अनुसार छोटे भाई ने बहन के मांस का अपना हिस्सा खाया नहीं। उसने तालाब किनारे मछलियों और केकड़ों से पूछा कि क्या करें, तो उन्होंने सलाह दी कि इसे सफेद चींटियों के टीले में दबा दो। वहीं पे वो गुलंज का पेड़ उगा। जी, गुलंज यानी प्लूमेरिया एल्बा का पेड़, जिस पर खुशबूदार फूल आते थे। बाद में एक योगी या कह ले फकीर ने उस पेड़ से आती एक आवाज सुनी, जैसे कोई इंसान गा रहा हो। अच्छा। हाँ, और उन्होंने फिर उस पेड़ की एक शाखा काटकर पहला बाणम बनाया, धोड़ो बाणम। ये कहानी तो बहुत मतलब भावनात्मक है। एक दुखद घटना से इतने महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र का जन्म समुदाय से कैसे दिखता है? देखिए, कहानी दुखद जरूर है, पर यही कहानी उस यंत्र को एक तरह की पवित्रता देती है। ये उसे प्रकृति, जीवन मृत्यु के चक्र से जोड़ती है। और गुलंज पेड़ की खासियत है कि वो बीज से नहीं, डाली काटकर लगाया जाता है। जैसे बहन का जीवन अधूरा रह गया। बिल्कुल, एक प्रतीक बन जाता है। इसीलिए संथाल लोग इसे अपने घरों के पास लगाते हैं। इसके सुंदर खुशबूदार फूलों को श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूजा में भी चढ़ाते हैं, खासकर चाणक्य या मंडा पूजा में। और बानम की बनावट वो तो कमाल है। जैसे आपने बताया कि वो मानव शरीर का ही प्रतीक है। हाँ, हर हिस्सा। बोटोक यानी सिर को आकाश मानते हैं। होतोक यानी गला और कोरम यानी छाती, वो वायु या सांस है। लाख यानी पेट में अग्नि और जल, गर्भ की तरह। और तार पहले घोड़े के बाल के होते थे। हाँ, पहले घोड़े के बाल, अब धातु या रेशम के। ये तार है प्राण या आत्मा, जीवन देने वाली शक्ति। और पूरा यंत्र, उसका शरीर, वो पृथ्वी है, स्त्री रूप, उर्वरता का प्रतीक। यानी पंचतत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब कुछ इसी एक वाद्य यंत्र में समाहित है। जी। और ये भी देखिए कि यंत्र का स्वरूप स्त्री का है, लेकिन वादक अक्सर पुरुष होता है। एक तरह का संतुलन। ये बहुत गहरा दर्शन है। और इस पर जो नक्काशी होती है वो भी खास होती होगी। हाँ, बहुत। भले ये ज्यादातर एक तार वाला सादा सा वाद्य यंत्र लगे, पर नक्काशी कमाल की होती है। नाचती हुई औरतें, संथाल जीवन के दृश्य, परिवार, घुड़सवार, खेती करते लोग, उनके देवता सिंगबोंगा यानी सूर्य देवता, जानवर, पक्षी। मतलब ये सिर्फ बचता नहीं, कहानी भी कहता है। बिल्कुल। ये नक्काशी लोगों को उनकी लोक कथाओं, उनके इतिहास से जोड़ती है। वेरियर एल्विन ने लिखा भी है कि संथाल कई बार सुंदरता को नश्वर मानकर यंत्रों को दफना या जला देते हैं। ओह! हाँ, लेकिन ये भी सच है कि कई बानम पीढ़ियों से सहेज कर रखे जाते हैं। ये दिखाता है कि इसका सांस्कृतिक मूल्य कितना गहरा है। लेकिन आज क्या स्थिति है? क्या ये परंपरा जीवित है? कोई चुनौती है?
चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो आधुनिक वाद्य यंत्रों से है। बॉलीवुड का संगीत, सिंथेसाइजर वगैरह। युवाओं की रुचि भी कह सकते हैं थोड़ी कम हो रही है इसमें। और एक बड़ी समस्या है गुलंज पेड़ का कम होना। वनों की कटाई से ये पेड़ मिलना मुश्किल हो गया है, जिससे बानम बनता है। और जैसा मैंने कहा, ये बीज से नहीं लगता, तो इसे उगाना भी आसान नहीं। तो मतलब कारीगरों के लिए मुश्किल हो रही होगी। हाँ, उनकी आजीविका पर असर है और इस कला के भविष्य पर भी। क्या इसे बचाने के लिए कुछ कोशिशें हो रही हैं? जी, कुछ समर्पित संथाल कारीगर हैं, समुदाय के लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। वर्कशॉप्स हो रही हैं, नए लोगों को सिखाने की कोशिश की जा रही है, पर ये आसान नहीं है। सही बात है। ये समझना जरूरी है कि बानम सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उनकी पहचान है, उनका इतिहास है, प्रकृति से उनका रिश्ता है। ये उनके लिए सजीव है। जैसे कोई इंसान गाता है, वैसे ही बानम उनके लिए गाता है। ये पूरी बातचीत सुनकर लगता है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली चीज अपने अंदर इतना कुछ समेटे हो सकती है। इतिहास, विश्वास, कला, प्रकृति, सब कुछ। हाँ, और ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे आसपास न जाने कितनी ऐसी चीजें होंगी जिनकी अपनी अनकही कहानियां होंगी। बिल्कुल। और वो कहावत है ना कि आदिवासियों का चलना ही नृत्य है और बोलना ही जीत। बानम जैसी चीजें सुनकर लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई और गहराई है। सही कहा। शायद ये हमें अपने आसपास की कला और परंपराओं को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दे। ओ बानम रे तू गाए धुन सुहानी, संथाल की माटी से बनी एक कहानी।